नमस्कार, मैं तारिका सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट से समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत मिट्टी की परिभाषा, वर्गीकरण, कटाव और मिट्टी के कटाव की रोकथाम से संबंधित टॉपिक पर आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मिट्टी क्या है। मिट्टी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम लोग चलते हैं, हमारे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, और एक ये भुरभुरी सी सतह होती है जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे की जो सतह हैं, जो चट्टानें हैं, उनके विघटन से और उनमें कुछ कार्बनिक पदार्थों के मिलने से होता है। मिट्टी में खनिज लवणों के साथ ही साथ बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो आप छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु और कवक, शैवाल, ये सब मिलकर आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ में आपके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं और इनके जो जीव जंतुओं के मरने से जो सड़े गले पदार्थ बनते हैं, इनका विघटन करके ये जीवाणु ह्यूमस का निर्माण करते हैं और ये मिट्टी की बहुत ही उपजाऊ परत होती है। मिट्टी में निरंतर जो है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता रहता है और ह्यूमस का निर्माण होता रहता है और जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है, लगातार बनती रहती है। इसलिए हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के जैविक, भौतिक और रासायनिक अपक्षय के कारण होता है। फिर हमें देखना है कि जो मिट्टी है इसका संगठन किन किन चीज़ों से होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारे मिट्टी में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ ये मुख्य रूप से जो चट्टानों के टूटने फूटने से और जो चट्टानों में जिस खनिज तत्व का परसेंटेज ज़्यादा होता है, मिट्टी में वो तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि कहीं पर चट्टानों में चूने की मात्रा अधिक है तो हमारे उस चूने वाली चट्टान से जिस मिट्टी का निर्माण होगा उसमें कैल्शियम की अधिकता होगी। इसी तरह किसी चट्टान में एल्युमिनियम या सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसमें एल्युमिनियम या सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिका, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे तत्व जो हैं वो खनिज लवण मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा मृदीय कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। तो हमने बताया कार्बनिक पदार्थ ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मृत हो जाने पर उनका विघटन होता है, उनका अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की एक उपजाऊ परत का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहा जाता है। तीसरा इसके संगठन में मृदीय जल या मृदीय घोल पाया जाता है। तो इस घोल में बहुत सारे खनिज होते हैं और बहुत सारी गैसें घुली होती हैं। फिर जीव तंत्र, तो मिट्टी में उसका अपना एक जीव तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे शैवाल, फंगस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बहुत सारे निमेटोड्स, केंचुआ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। फिर मृदा वायुमंडल, मिट्टी के कणों के बीच के स्थान पर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद्यमान होती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो मिट्टी की उपजाऊ परत या ह्यूमस होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, पर जब हम लोग गहराई में जाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। अब मिट्टी का वर्गीकरण, तो मिट्टी को कई वर्गों में बांटा गया है जिनमें से ये मुख्य हम आपको बता रहे हैं वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला प्रकार है मिट्टी का पथरीली मिट्टी। तो पथरीली मिट्टी मुख्यतः जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो नदियाँ होती हैं और वो नदियाँ बहते समय चट्टानों से टकराती हैं तो वो चट्टान के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं
उनसे जो है ये पथरीली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो पत्थर के फॉर्म में होते हैं ये बहुत महीन नहीं होते हैं, इसलिए इनमें पानी या खनिज तत्वों को धारण करने की क्षमता या खाद्य तत्वों को धारण करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, और ये कृषि कार्य के लिए भी बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। फिर दूसरी है कंकरीली मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में कंकरों की अधिकता अधिक होती है। इनके कणों का आकार पथरीली मिट्टी के कणों के आकार से थोड़ा छोटा होता है। जो पथरीली मिट्टी के कण थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कंकरीली मिट्टी में छोटे छोटे आकार के कण पाए जाते हैं। इनमें चूने की अधिकता होती है, जिसके कारण यह कृषि योग्य नहीं होती है। यदि इसमें जीवाणु की खाद मिलाई जाए, मतलब थोड़ा सा जीवाणु खाद या ह्यूमस मिला दिया जाए, कार्बनिक चीज़ें मिला दी जाएं, तो फिर इसे कुछ हद तक कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। फिर बलुई मिट्टी। अब बलुई मिट्टी नाम से पता चल रहा है इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, बालू या रेत। तो इस मिट्टी में 70 से 80% तक रेत और 10% एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, तथा इसमें जल धारण करने की, अब बालू है तो उसमें जल धारण करने की क्षमता नहीं होती। आपने देखा होगा कहीं बालू में आप पानी डालेंगे तो तेज़ी से सोखती है बालू, और उसके बाद वो पानी रिस कर तुरंत नीचे पहुंच जाता है। तो इसमें जल धारण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण यह खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। फिर अगला हमारा प्रकार है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण बहुत ही महीन होते हैं और इनमें वायु अवकाश बहुत कम होता है। इस कारण इसमें वायु का संचय नहीं हो पाता है और यह अति शीघ्र जल संतृप्त हो जाती है। ये बहुत ही महीन कण होते हैं और इनमें बिल्कुल भी इन कणों के बीच में गैप नहीं होता है। इनमें जब गैप नहीं होगा तो एयर नहीं होगी, उसमें वायु अवकाश नहीं होगा, और ये बहुत तेज़ी से जल को सोखती है और बहुत गीली चिपचिपी बहुत जल्दी हो जाती है। पानी पड़ने पर एकदम ये गीली एकदम से और चिपचिपी सी हो जाती है। तो ये कुछ हद तक ये जो है, जो बहुत अधिक पानी चाहने वाली फसल जैसे कि धान वगैरह होती है, उसका उत्पादन इसमें कुछ हद तक किया जा सकता है। और जब इसमें हरी खाद या गोबर की खाद ये सब मिलाया जाता है इसमें, तो कुछ हद तक इसे दूसरी फसलों के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। परंतु नॉर्मली ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि इसमें वायु अवकाश नहीं है और ये बहुत अधिक चिपचिपी होती है। फिर अगला प्रकार है हमारा दोमट मिट्टी का। दोमट मिट्टी सबसे श्रेष्ठ प्रकार की मिट्टी मानी जाती है। कृषि कार्यों के लिए ये सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसमें बलुआ मिट्टी और मटियार मिट्टी दोनों के कण मिले होते हैं और इसमें पानी को धारण करने की क्षमता भी होती है। इसमें पर्याप्त वायु का संचार भी होता है, जिसके कारण इसको में जब जुताई करते हैं तो इस मिट्टी में बहुत अधिक खिंचाव नहीं पड़ता है। और ये मिट्टी थोड़ा सा भुरभुरी होती है, जिसके कारण पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है और पेड़ पौधे भली भांति से पनपते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भूमि का क्षरण या भूमि का क्षय जो होता है वो किस कारण होता है, भूमि का कटाव क्यों होता है। भूमि का कटाव मतलब मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है, उपजाऊ परत होती है, उसकी सतह से हट जाना, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। तो ऐसा कब कब होता है, जैसे कि नदियों में बाढ़ आई, आपका जो खेत हैं वो डूब गए उसमें, और उसके बाद जब वो बाढ़ गई तो अपने साथ जो मिट्टी की ऊपर की खेतों की जो ऊपर की उपजाऊ परत थी वो भी बहा कर ले गई। तो भूमि का क्षरण हो गया, मृदा का अपरदन हो गया, जिसकी वजह से उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई। तो मिट्टी के कटाव के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि कई बार हवा से भूमि का कटाव होता है, उसकी परत का कटाव होता है। फिर नदियों की बाढ़ से, अभी हमने आपको बताया कि बाढ़ आती है और अपने साथ उपजाऊ परत बहा के ले जाती है। फिर जब पशु बहुत अधिक चारण करते हैं, कहीं बहुत अधिक चारागाह है वहाँ पे चारण कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मिट्टी की उपजाऊ परत हटती है।
हवा से भूमि का कटाव हमने आपको बताया कि जहाँ कहीं भूमियाँ बंजर होती हैं, क्यों होती हैं? वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर मिट्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिलता कि वो किसी चीज़ से बंधी हो। हवा चलती है तेज़ी से और मिट्टी एक झोंके में उड़ के चली जाती है और वहाँ पर वो स्थान बंजर हो जाता है। फिर कई बार सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिर त्रुटिपूर्ण फसल चक्र का अपनाना, लगातार आप मिट्टी में, आप अपने खेतों में लगातार फसलें बोते जा रहे हैं लगातार बिना रुके, तो उससे भी भूमि की उपजाऊपन कम हो जाता है। फिर जंगलों में आग का लगना, जंगलों में आग लगी, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, फिर मिट्टी को बांधने के लिए पौधों की जड़ नहीं मिली, और जब हवा चली तो उपजाऊ परत उड़ गई। और अगला कारण दिया है वृक्षों की अत्यधिक अविवेकपूर्ण कटाई होना। फिर मृदा अपरदन को रोकने के कुछ उपाय हम लोग करते हैं कि मिट्टी का कटाव रुके, जो हमारा खेत है, हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ बनी रहे, उसके लिए हम लोग कुछ उपाय अपनाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण। तो खाली पड़ी हुई भूमि पे बहुत सारे वृक्षों को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बांध बनवाकर, नदियों में बाढ़ आती है और वो खेतों की उपजाऊ परत को अपने साथ ले जाती है, तो अगर हम नदियों में बांध बनवा दें तो बाढ़ नहीं आएगी, और बाढ़ नहीं आएगी तो मिट्टी की उपजाऊ परत सुरक्षित रहेगी। फिर खेती के तरीकों में सुधार लाना, तो हमने कहा वैज्ञानिक तरीके की जो खेती होती है वो है, फसलों को अदल बदल कर उगाया जाए, एक फसल के बाद दूसरी फसल को उगाने के लिए एक पर्याप्त गैप रखा जाए। फिर उपयुक्त परिमाण में खादों का और सही उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, तो इससे भी हम मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, मृदापर्दन को रोक सकते हैं। फिर जंगलों की सुरक्षा करना, जंगलों की सुरक्षा करना, जंगलों में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई ना की जाए और जंगलों में आग लगने से रोका जाए, तो इससे भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। और एक और जो हमारा है उसमें है समोच्च बंध बनाकर मिट्टी के कटाव को रोकना। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत अधिक रिसाव होता है, जो गर्म स्थान होते हैं, वहाँ पर अधिक रिसाव की संभावना होती है, और वहाँ पर हम लोग समोच्च बंध या कुंटूर खेती कहा जाता है, इसका उपयोग करके हम लोग भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। इसमें ये जो कुंटूर खेती में समोच्च बंध जो बनाया जाता है वो जो खेत का ढाल होता है उसके लंबवत ये बनाया जाता है, और ये खेतों में नमी के संरक्षण में सहायक होता है। तो ये कुछ तरीके थे, इनको अपनाकर हम लोग भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। धन्यवाद।